अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत देश महान। तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बार फिर से NCERT क्लास 10th का मैथ्स। और बच्चों, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे थे। आधे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे, आधे क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे। तो बच्चों, आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो इनको अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो हमारी वीडियोस को। और बच्चों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आप वहां जाके वीडियोस देखिए। चाहे वहां राइट कॉर्नर पर आई बटन आ रही होगी, वहां जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों देखिए, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 में, वो हमने पहला और दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लिया था। प्रश्न संख्या 3 से हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 का पहला भाग, यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है जिसको आप लोग बड़ी ही तरीके से पहले पढ़ें और समझें। तो हमारा सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वह 26 है। दो संख्याओं का अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है हमें कितना, 26। और संख्या, देखो यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, और एक संख्या क्या होगा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितने गुनी है, 3 गुनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस स्टार्ट किए थे, ये वाला चैप्टर 3 स्टार्ट किए थे, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको 2 स्टेटमेंट दी जाएंगी, 2 कथन दिए जाएंगे। आपको वहां से 2 समीकरण बनानी है और उनको सॉल्व करना है। तो बेसिकली अगर आप हमारी सारी वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं, आपको पता होगा कि हम एक्सरसाइज 3.3 में किस मेथड का यूज कर रहे हैं। एक बार और आपको बता देता हूं मैं, हम यहां पर बच्चों सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सा, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर रहे हैं। यहां पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं। तो बच्चों, आप अगर हमारी सारी वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं तो आपको यह बात जरूर पता होगी कौन सा मेथड यूज हो रहा है। यहां पर प्रतिस्थापन, ठीक है बच्चों। तो इस प्रतिस्थापन मेथड में, प्रतिस्थापन विधि में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आप पिछली वीडियोस के माध्यम से जान सकते हैं। और अगर आपको नहीं जाना है, कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप जाइए वहां वीडियो देखिए जाके, आप यहां भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और हम सारी चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है, समझते हुए चलते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि वो दोनों ही संख्याएं मान लो। तो कैसे मानेंगे, हम यहां पर ऐसे मानेंगे, माना पहली संख्या हमने क्या मान ली, हमने मान ली कि x है, और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, हमने मान ली कि y है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको अगर बेसिक से ही पढ़ना है तो आपको सारी चीज समझनी होगी। सारी चीज का मतलब ये हुआ कि यहां आपको डिफरेंस दिया है, मतलब कि अंतर दिया है, और अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो आपको यहां पर अभी पता चल रहा है कि कौन सी बड़ी है, नहीं ना। तो आप ये भी मानेंगे, हम यहां पे लिखेंगे जहां हम क्या मान के चलते हैं कि x बड़ा है y से, ठीक है, जहां x बड़ा है y से। अब आप डिफरेंस को बड़ी ही आराम से, अंतर को बड़ी ही आराम से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इनका डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास 2 कंडीशन है, एक ये वाली की 2 संख्याओं का अंतर 26 है, और एक ये वाली की एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इन 2 से 2 समीकरण बनेंगे, ठीक, क्लियर। तो पहली कंडीशन यानी प्रथम शर्ता अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त हमारी क्या कह रही है, पहली शर्त कह रही है यहां पर बच्चों कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वह 26 है। हमने x को बड़ा माना है, तो x में से y को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 26। अब देखो बच्चों, यहां पर एक क्या सीन होता है कि मैंने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान दूसरे चर के पदों में रखते हैं। तो आप यहां से निकालना चाहें यहां से भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब आप यहां से लिख सकते हैं x बराबर 26 प्लस y उधर गया तो 26 प्लस y हो गया, समीकरण 1। अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो आप इसको समीकरण 1 रखने दो, दूसरे वाले समीकरण से रख सकते हैं इसमें मान, ठीक है। मैंने यहां पे निकाल दिया। अब क्या करते हैं, द्वितीय
शर्तानुसार। हमारी यहां पर दूसरी शर्त क्या है? द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है। और बच्चों आप बिल्कुल टेंशन ना लो, जो सीबीएसई बोर्ड के हमारे बच्चे हैं या फिर जो यूपी बोर्ड के ही इंग्लिश मीडियम ले रखा है जिन्होंने, ठीक है, मैं इंग्लिश पे भी बहुत जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। हमारे जो एक्सरसाइज है इनको इंग्लिश में सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा। द्वितीय शर्तानुसार यानी कंडीशन सेकंड या केस सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आपको बस इतना सोचना है कि एक संख्या 3 गुनी है दूसरे की, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी वाली दूसरी की 3 गुनी होगी, क्योंकि छोटी वाली तो 3 गुना हो नहीं सकती। भाई मैं अगर बोलूं कि देखो, मैं अगर बोलूं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं या तुम्हारी उम्र का मैं 3 गुना हूं, मतलब मैं तुमसे बड़ा होऊंगा ना। 3 गुना का मतलब क्या हुआ? मैं बड़ा हुआ। तो ये बात आपको समझनी थी। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो भाई बड़ी वाली संख्या क्या है? x, जो कि 3 गुनी हो गई किसकी? y की। ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इस इक्वेशन सेकंड से x का मान उठाकर यहां रख सकते थे, लेकिन मैंने x का मान y के रूप में यहां से निकाल लिया था। अब मैं ये मान यहां रखूंगा। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पर? समीकरण इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से x का मान, एकदम बेसिक से बता रहा हूं बच्चों, समीकरण 2 में रखने पर आपने क्या किया? समीकरण 1 से x का मान उठाया और समीकरण 2 में रख दिया। तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि जिस समीकरण में रखोगे मान को, उस समीकरण को एक बार लिखा करो। तो आपने क्या किया? आपने समीकरण 2 को लिख लिया, क्योंकि समीकरण 2 में ही हम ये मान रखने वाले हैं। तो हमने मान रखा, क्या आया? 26 प्लस वाई बराबर 3y। ठीक है। 26 बराबर, ये y उधर गया तो माइनस हो गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में गया तो माइनस हो गया। तो 26y बराबर हमें क्या मिला? 26 बराबर क्या मिला? 2y। ठीक है। 3 में से एक y घट गया तो 2y बचा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों कि ये 2 जो है ना, वो y के साथ किस चिन्ह के साथ है? गुणा में है बच्चों। तो ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? बटे में, यानी भाग में। तो हमारा आया y बराबर ये। 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 में कितनी बार भाग जाएगा? 13 बार, यानी 13 बराबर 22, या इसका क्या मतलब हुआ? y बराबर 13। इसका मतलब हुआ y बराबर कितना? 13। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था? x बराबर 26 प्लस वाई। आपने y का मान रखा तो 26 प्लस 13, y कितना निकला? 13। तो x बराबर हो गया आपका 6 3 9 और 2 और 1 3, x बराबर हो गया 39। कितना आया बच्चों? x बराबर आ गया 39। तो हमारा काम क्या था? हमें बोला गया था कि उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या थी x, दूसरी संख्या थी y, हमें इन्हीं के मान निकालने थे। तो हम सिंपल सा अपना आंसर लिख देंगे, अतः पहली संख्या बराबर, जो कि हमने x मानी थी, x निकला 39। दूसरी संख्या बराबर क्या माना था? y माना था। दूसरी संख्या कितनी निकली? 13। ये बच्चों हमारे हो गए उत्तर, और हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही किया है, प्रतिस्थापन विधि से ही किया है। x का मान y के पदों में निकालकर यहां प्रतिस्थापित कर दिया, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब कोणों को ज्ञात करना है। अब आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट दी ही नहीं गई हैं, हम 2 इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 संपूरक कोणों में से, तो पहला स्टेटमेंट तो यही हो गया, संपूरक कोण। अगर आपने पढ़े हो तो संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण नोट कर लेना, इसको लिख लेना। ऐसे कोण, ऐसे 2 कोण बच्चों, यहां पे लिखेंगे ऐसे
दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। संपूरक कोण वे कोण होते हैं, वे दो कोण होते हैं जिनका योग है, जिनका जो प्लस है, जिनका जो धन है, जिनका एडिशन है 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सपोज कीजिए आपका 70 और 110, 70 और 110 इन दोनों को जोड़ने पर 180 प्राप्त होता है, तो ये दोनों कोण संपूरक कोण बोले जाएंगे। ठीक है, जैसे 90 और 90, ठीक है, संपूरक कोण हुए। जैसे 130 और कितना 50 संपूरक कोण हुए। मतलब ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश आ रहा हो आपस में संपूरक बोले जाते हैं। कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि बताइए 150 का संपूरक कोण क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे कितना 30, क्योंकि इन्हीं दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। तो संपूरक कोण क्लियर हो गया। चलिए अब हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी, बीच में आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीख के जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बाकी जो दोस्त हैं उनको भी जुड़ने के लिए कहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि दो संपूरक कोण है में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमें कोण किस हिसाब से दिए गए, बड़े और छोटे के हिसाब से, तो हम वैसे ही मानेंगे। माना बड़ा कोण, हमने मान लिया कि बड़ा कोण जो है वो x डिग्री, तथा हमने मान लिया छोटा कोण क्या है y डिग्री है। बड़ा कोण हमने x डिग्री मान लिया और छोटा कोण हमने मान लिया y डिग्री। ठीक है, जब हमने ऐसे मान लिया इनको, तो अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे। देखिए, चूंकि कोण, ये पहली शर्त है, कोण क्या है संपूरक हैं। कोण कैसे हैं, संपूरक हैं। तो x प्लस वाई कितना होगा 180 होगा, क्योंकि दोनों कोण संपूरक हैं और संपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश। ठीक है, अब आप पहले ही किया करो। देखो, आपको पता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो आप पहले ही यहां पर एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लिया करो। जैसे हमने निकाल लिया y बराबर 180 माइनस एक्स, डिग्री लगाने की कोई जरूरत नहीं, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो x उधर गया तो आपका आ गया माइनस में, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों हमें यहां पर क्या दिया गया है, देखो ये प्रथम शर्त थी, इसको लिख सकते हो आप केस फर्स्ट। ठीक है, अब केस सेकंड क्या दिया है आपको, केस सेकंड आपको दिया है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है x, छोटा कोण कितना है y। हमने दोनों को बराबर करना है, तो बराबर कैसे कर सकते हो आप दोनों को, भाई ये बड़ा कोण इस छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें 18 जोड़ दो, अब हो गई ना बराबर। मान लो जैसे देखो, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे पूछा जाए कि ये 30 20 से 10 अधिक है, तो इसी तरफ तो 10 जोड़ोगे ना, ये तो ऑलरेडी अधिक है, तो छोटे वाले में जोड़ोगे बराबर करने के लिए, तभी तो देखो बराबर हो रहा है। 30 बराबर 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 भी 30 ही होता है, अब बराबर हुए। ठीक है, तो ऐसे ही बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण की तरफ आप 18 डिग्री जोड़ोगे, या फिर आप बड़े कोण में से 18 डिग्री घटा सकते थे, तब आके बराबर होता। तो हमें यहां पर क्या दिख रहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है यहां पर कि हमारा जो x है इक्वल टू y प्लस 18 आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर इसको कितना मान लें, 2 मान लेते हैं। वैसे तो बहुत इजी था इसको सॉल्व करना, तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 से y बराबर 180 माइनस एक्स, आप किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। आप क्या करते, आप ऐसे ही लिखा रहने देते, इस x का मान उठाकर यहां रख देते जाके, कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो बच्चों हमने जैसे ही y का मान रखा इस समीकरण 2 में, तो आप एक बार समीकरण 2 जरूर लिखें, क्योंकि आपको बताया गया है कि आप समीकरण को लिख लिया करें तब मान रखा करें। तो x की जगह आपने क्या रखा, x की जगह नहीं, y की जगह, x बराबर y की जगह क्या रखा, 180 माइनस एक्स प्लस 18। अब बच्चों देखो ये x यहां माइनस में है, तो इसको लेफ्ट साइड में लाए हम, तो ये x हो गया प्लस, तो x प्लस x बराबर 180 और 18 जोड़ दो, 8 ये हो गया, 8 और 1 9, और
हमारा यहाँ पे आएगा कितना 198 आ गया। तो अब देखो बच्चों यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये आ गया आपका जुड़ के x प्लस एक्स हो गया 2x बराबर 198। तो x बराबर क्या आया 198 बटे 2, 2 से काटा दुनीम 18, दुनीम 18। x बराबर क्या आया, x बराबर बच्चों निकल के आया 99 डिग्री। x बराबर कितना निकला बच्चों 99 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहते तो 2 में भी रख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बस आप यहाँ पे समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं, आप 2 में रख के चेक करके बताइए क्या आंसर वही आ रहा है, सेम टू सेम। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर आपने समीकरण 1 लिखा पहले यहां पर, y बराबर 180 माइनस एक्स, y बराबर 180 माइनस एक्स का मान कितना निकला 99, आपने रख दिया। 0 में से 9 घटेगा नहीं, तो 10 में से 9 गया 1 बचा। ठीक है, उसके बाद यहां बचा था 17, तो 17 में से 9 गया 8 बचा। तो हमारा जो y निकल के आया वो निकल के आया 81। और देखो बच्चों 81 और 99 को जोड़ने पर हम साफ बता सकते हैं कि संपूरक ही होगा, 180 ही निकल के आएगा। अतः कोण 99 अंश व 81 अंश हैं। ठीक है, ये हमारे एंगल निकले। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, तब तक के लिए इसको पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल यहां हमारा लिखा हुआ है, एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपए 3800 में, यानी 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। ये रुपए का सिंबल बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। प्रत्येक मतलब हर एक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमसे पूछा जाए, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो पूछा जाए वही लगभग हर क्वेश्चन में माना जाता है। अगर कोई क्वेश्चन अलग होगा तो मैं उसमें भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या मान लेते हैं, माना एक बल्ले की कीमत, हमने एक बल्ले की कीमत मान ली x रुपए। ठीक है, और माना एक किसकी कीमत मान ली, गेंद की कीमत। हमने गेंद की कीमत क्या मान ली, हमने एक गेंद की कीमत मान ली y रुपए। ठीक है, सिंपल सा हो गया। 2 चर मान लिए क्योंकि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब बच्चों आपको क्या करना है, देखिए यहां पे भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 में, फिर 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी 1750 में। तो ठीक है, यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त के अनुसार पहला वाला स्टेटमेंट है, उससे आप अपना इक्वेशन बनाओ। 7 बल्ले और 6 गेंदें मिला करके, 7 बल्ले और 6 गेंदों को कुल मिलाकर के उसने पे किया। उसने कितने में खरीदा, कितना रुपया दिया दुकानदार को, 3800। तो भाई एक बल्ला आ रहा है x रुपए का, एक बल्ले की कीमत हमने क्या मानी है x रुपए। तो 7 बल्ले कितने के आएंगे भाई, आएंगे 7x रुपए के। कितने आएंगे, 7x रुपए के। इसी प्रकार 6 गेंदें आएंगी 6y की, क्योंकि एक गेंद y रुपए की आ रही है। इन सबको मिलाकर भाई इतना रुपया उसने बल्ले के लिए दिया, इतना रुपया गेंद के लिए दिया, ये टोटल रुपया हुआ आपका 3800। कितना हुआ, 3800। अब बच्चों आपको पता है कि आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो आप पहले ही एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए करते हैं। 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, ये उधर गया तो माइनस हो गया, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 3800 माइनस 6y, और इस पूरे के बटे में ये 7 यहां गुणा में था, नीचे बटे में यानी भाग में आ गया। इसको डाल लो बच्चों समीकरण नंबर 1। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा कैलकुलेशन इसमें बहुत बढ़िया लेवल की है। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार, केस सेकंड, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त हमारी क्या कह रही है कि 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदे। तो 3x प्लस 5y हो जाएगा कितना, 1750। सेम टू सेम ऊपर वाली की तरह। ठीक है, ऊपर वाले भगवान जी नहीं, ऊपर वाले इक्वेशन की तरह। ठीक है,
अब इसको हमें क्या करना है, समीकरण सेकंड नाम दे देना है इसको, क्या, समीकरण सेकंड। ठीक है, अब ये x का मान जो हमने निकाला था y के पदों में उठाकर यहां रख दो। ठीक है, इतना काम हमें और करना है, हमारा आंसर आने के लिए एकदम तत्पर है, रेडी है, तैयार है। तो क्या करें, हम करें आप करोगे, हम ही कर देते हैं, आप तो भाई काम चोर की तरह बैठे हुए हो। देखो बच्चों, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से, ये ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो भैया देखिए रखने पर होता क्या है आखिर में। हमने x की जगह लिखना है ये पूरा, ठीक। अब आप समझना यहां कैलकुलेशन कैसे होगी, 3 ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि हमें इतना बड़ा मान रखना है, 3800 माइनस 6y/7, यही तो रखना था, पूरे के बटे में 7, प्लस में 5y, बराबर में कितना है 1750, आपने लिख दिया बाकायदा 1750। अब मैं एक एक स्टेप सॉल्व करूंगा, कोई गलती मत करना सॉल्व करने में। सबसे पहला काम क्या है, 3 का अंदर अंश में गुणा करना, क्योंकि जब भी भिन्न में कोई चीज गुणा हो रही होती है तो वो अंश में होती है। तो 3 का गुणा करो तो आ गया 2 0, 3 8 24, हाथ से लगा 2, 3 3 9 2 11। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब 3 का गुणा यहां तो हो गया, माइनस लगाओ, 3 18, यहां भी हो गया, बटे में कितना आ गया 7, प्लस 5y बराबर 1750। ओके बच्चे, इतना सॉल्व कर लिया। अब हमारा काम क्या है बच्चों, यहां पर 5y के बटे में 1 ले लो। अब ये पूरा क्या हुआ, एक भिन्न हुई, लासा लिया, कितना आ गया 7, 7 का भाग 1 में, सॉरी 7 का भाग 7 में, एक बार जाएगा। अब 1 का गुणा इस पूरे में करना है आपको, क्योंकि ये पूरा अंश है इस भिन्न का, यही तो पूरा अंश है, तो 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहा। यहां देखो प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, 1 का भाग 7 में 7 बार जाएगा, 7 का गुणा ऊपर अंश 5 में, तो हो गया आपका 35y बराबर 1750। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, 114 और 2 0, माइनस, देखो माइनस और प्लस अपोजिट चिन्ह घट जाते हैं और बड़ा वाला चिन्ह आएगा आंसर में, तो 35 है प्लस का, तो बचेगा कितना 17y, यहां पे बचेगा 17y बटे कितना 7 बराबर 1750 बटे में 1 मानो, कैंची गुणा करो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, बिकॉज हम यहाँ पर इरेज करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं इधर साइड में, इतना नोट कर लो, इधर मिटाएंगे फिर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान रखिए, हमने बल्ले की कीमत x रुपए और एक गेंद की कीमत y रुपए मानी है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकलेंगी, उनको लास्ट में आंसर वही लिखा जाएगा जो जो माना था। अब देखो बच्चों, जब आप यहां कैंची गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणन करेंगे तो आपको मिलेगा 114 और 2 0 पीछे प्लस 17y। ठीक है, 114 2 0 पीछे का मतलब हुआ 11400, बराबर में 7 का गुणा उसमें करो तो 0, 7 पंचे 35, हासिल लगा 3 और 7 सत्ते 49 और 3 कितना होता है आपका 42, हासिल लगा 4, 7 एकम 7 4 11। ठीक है, ये हमारा यहां पर इतना आ गया। एक बार गुणा और कर लेते हैं, 7 पंचे 35, हासिल 3, 7 सत्ते 49, 49 52 होता है बच्चों, 49 और 3 52 होता है, और 7 एकम 7 5 बार है, तो ये आया निकल के। तो 17y बराबर कितना मिला हमें, 12,250 माइनस 11,400। तो 17y बराबर बच्चों यहां पे कितना मिला हमें, 0, ठीक है 5 और 8 और कुछ नहीं, इतना ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो y बराबर हमें कितना मिला 850, कहने का मतलब हुआ 850, 17 गुणा में था तो नीचे आ गया, 17 पना 85 कितना आ गया 50, तो y बराबर कितना निकल के आया 50 रुपए। ठीक है, जो कि हमने गेंद की कीमत मानी थी। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर y का मान समीकरण 1 में रखना है। किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 क्या था बच्चों, समीकरण 1 था x बराबर
3800 माइनस 6y और बटे में कितना 7। ये था समीकरण 1। अब बच्चों इसको फिर से नोट कर लो क्योंकि अब हम उधर मिटाएंगे। उम्मीद है आपने नोट तो कर ही लिया होगा पहली बार में भी। जब बच्चों हमने ये मान यहां पे रखा, देखो अभी मैं करके बता देता हूं, 2-4 मिनट बस लगेंगे इस क्वेश्चन में, आंसर आने ही वाला है। जब बच्चों हमने यहां पर क्या किया, y का मान रखा, y कितना निकला, y हमारा निकला है कितना 50। तो हमने क्या किया, x बराबर हमें मिलेगा 3800 माइनस 6 गुणा 50 बटे में कितना 7। ठीक है, 3800 माइनस 5 × 30, ये हो गया 300 बटे कितना 7। आप 3800 में से 300 घटाएंगे तो आप पाएंगे कि हमें 3500 मिला है और बटे में कितना 7। तो x बराबर आया 7 पंचे 35 यानी 500 रुपए। आखिरी लाइन क्या होगी बच्चों, हमने जो जो माना था वही यहां पर लिख देंगे। अतः एक बल्ले की कीमत x रुपए मानी थी तो निकल के आई 500 रुपए। कितना 500 रुपए। ठीक है, और एक गेंद की कीमत कितना आई निकल के 50 रुपए, जो कि हमने y मानी थी। ठीक है, x का मान ये निकल के आया 500। ठीक, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा यहां पर, और y का मान ये निकल के आया था 50। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके आराम से। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन यहां हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं एक बार, फिर इसको आसानी से करने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसने थोड़ी जगह भी कम रहने दी है हमारे बोर्ड पर, फिर भी कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, पहली लाइन को पहले सबसे पहले आपको समझना होगा। पहली लाइन का मतलब यह हुआ कि एक नगर है, कोई भी एक टाउन है, कोई भी आप सिटी मान सकते हैं, जहां पर एक नियत भाड़ा लगता है। मतलब भाड़े का मतलब होता है क्या, किराया। ठीक है, हम इसको किराया बोलते हैं। तो एक फिक्स्ड आप पे किराया लिया जाता है। ठीक है, कोई भी दूरी है उसके लिए एक फिक्स्ड किराया लिया जाता है। अब उसके अलावा आप जब अतिरिक्त दूरी चलेंगे, जब आप एक्स्ट्रा और कहीं जाएंगे उतनी दूरी के अलावा, तो आप पे यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, और वो चार्ज होगा हर 1 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा जो है वो 105 रुपये है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा, ये फिक्स्ड जो आपको पे चार्ज लग रहा है वो निकालना है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पर आपको प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी ये एक्स्ट्रा चार्ज वाला, हर 1 किलोमीटर पे कितना एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ रहा है, ये निकालना है। तो चलिए इसको बहुत ही सरलता से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में बताया है कि जो चीज़ पूछी जाए उसी को मान लो। माना क्या पूछा गया है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। माना नियत भाड़ा जो है वो हमने मान लिया कितना x रुपये, और हमने ये भी मान लिया कि प्रति किलोमीटर भाड़ा यहाँ पे हमारा जो है वह है y रुपये। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान से समझना, दो स्टेटमेंट, दो कथन आपके पास हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 155 रुपये है। तो पहला स्टेटमेंट यानी केस फर्स्ट या प्रथम शर्ता अनुसार, केस फर्स्ट आपका क्या है कि 10 किलोमीटर के लिए आपको देने पड़ रहे हैं 105 रुपये। अब उन 10 किलोमीटर के लिए बच्चों आप पे x रुपये का फिक्स किराया तो लगा ही होगा, प्लस 10 किलोमीटर गए तो हर किलोमीटर पे लग रहा है y रुपये, तो 10 किलोमीटर पे कितना लगा 10 y रुपये, इतना रुपया लगा होगा टोटल फिक्स वाला किराया, प्लस इस 10 किलोमीटर के लिए 10 बाई किराया, जो कि हमारा हो गया 105 के बराबर, इतना रुपया किराया लगा है। तो यहां से प्रतिस्थापन विधि के लिए x का मान निकाल लेते हैं, जो कि आएगा 105 माइनस 10y। समीकरण नंबर 1 इसको डाल लो। अब बच्चों केस सेकंड सेम इसी प्रकार आप समझ गए होंगे। अब तो केस सेकंड क्या है कि जब आप 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपने फिक्स किराया x रुपया तो दिया ही होगा, साथ में हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर पर
वाई रुपये देने पड़ रहे हैं, तो 15 किलोमीटर पर 15 वाई रुपये हो गए। ये आया 155। ठीक है, इसको डाल लो समीकरण 2। अब मैं शॉर्टकट में तो करवा नहीं रहा हूं क्वेश्चंस को, मैं तो करवा रहा हूं आपके बेसिक मेथड से, आपको समझ में आ जाए। मुझे सारे क्वेश्चंस नहीं लगवाने हैं, मेरा उद्देश्य यहां पर है कि मैं आपको क्वेश्चन समझा सकूं, आपको क्वेश्चन समझ में आए, आपको हमारी वीडियोस पसंद आए। ठीक है, फिर आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है, थोड़ा स्वार्थीपन। तो यहां पर देखते हैं हम कि समीकरण 1 से x का ये मान हमने उठाया और यहां रख दिया। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, भाई समीकरण 1 से आपने x का मान उठाया और समीकरण 2 में रख दिया, तो x का मान क्या है 105 माइनस 10 भाई, यहां लिख दो x की जगह। समीकरण 2 क्या है, पहले तो आप समीकरण 2 लिखेंगे x प्लस 15y बराबर 155। आप जो स्टेप मैं बता रहा हूं वैसे किया करो, बेसिक से क्वेश्चन किया करो, शॉर्टकट तो बाद में भी कर सकते हो, पहले सीख तो लो क्वेश्चंस को। तो हम यहां पे अब x का मान रख रहे हैं जो कि है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, और ये वाला कितना 15y बराबर 155। यहां इनको सॉल्व करेंगे हम, इनको जब सॉल्व करेंगे तो भाई 15 बड़ा है, तो 15 में से 10 घट गया तो 105 प्लस 5y। ठीक है, 105 प्लस 5y बराबर 155। तो हमें 5y कितना मिला, ये 105 उधर चला गया राइट साइड में, तो हो गया माइनस का, तो ये हमें मिला इतना। तो 5y कितना मिला बच्चों, यहां पर 5y मिल रहा है 50। 5y कितना मिल रहा है 50। देखो 155 में से 105 घटा दिए, बचा 50। तो y बराबर कितना मिला 50/5। इट मीन्स हमारा कितना आया 10 रुपये, यानी कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा तो हमारा निकल के आ गया 10 रुपये। अब हमें नियत भाड़ा और निकालना है, तो आपका काम क्या है यहां पर, आपका काम है y का मान सुटेबल किस में रहेगा, देखो इसमें सुटेबल रहेगा x निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ x बराबर है ऑलरेडी, इसलिए मैं ऐसे लिखता ही हूँ। ठीक है, यहाँ पर x बराबर ऑलरेडी है तो आप यहाँ y रखेंगे, इधर साइड ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ रखोगे तो इसको उधर ले जाओ और ड्रामा करो थोड़ा सा, इससे बढ़िया x का मान समीकरण 1 में ही रख दो। समीकरण 1 में रखने पर ओके बच्चों, x बराबर है 105 माइनस 10y, ये है आपका समीकरण 1। क्लियर हुआ, तो x बराबर आपका आया 105 माइनस 10 गुणा 10, क्योंकि y का मान निकला है 10। ओके, x बराबर आया 105 माइनस 10 ढाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 105 में से 100 घटा तो कितना बचा, आपका बचा 5 रुपये। कितना 5 रुपये। ठीक है, 105 में से 100 घटाया तो 5 रुपये बचा, यानी नियत भाड़ा निकल के आया 5 रुपये। तो हमें यहाँ पर ये वाला जो लाइन था सॉल्व करने के लिए, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है ये हम निकाल चुके हैं। तो आपको क्या लिखना है, अब देखो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटाने वाला हूँ। हमने नियत भाड़ा x माना था, तो बस हम क्या करेंगे, अतः नियत भाड़ा कितना निकला 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना निकला 10 रुपये। बच्चों सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, देखो सवाल अभी खत्म इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि देखिए आप ध्यान से लास्ट में भी एक लाइन लिखी है क्वेश्चन में, हमसे यह पूछा गया है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा, अभी तक आप जैसे क्वेश्चन कर रहे थे सेम टू सेम वैसे ही होगा भाई। फिक्स किराया तो लगना ही है 5 रुपए का, और अब 25 किलोमीटर जा रहा है तो हर किलोमीटर के 10 रुपए लगेंगे, तो 25 किलोमीटर के हो गए 25 गुणा 10 रुपए, तो 5 प्लस 250 ये हो गया, यानी आपका निकल के आया 255 रुपए। क्या निकल के आया 255 रुपए।
और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि वीडियो जब नहीं आ पाती है तो मैं कम्युनिटी टैब जो होता है, हमारा कम्युनिटी टैब है, उसमें मैं पोस्ट डालता हूं, आप पोस्ट वगैरह देखते रहिए, ठीक है। वीडियो क्यों नहीं आ रही है, कौन सी वीडियो कब आ रही है, ये सारी चीज़ें उसमें लिख के आती रहती हैं। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारी जो पोस्ट वगैरह होती है कम्युनिटी टैब में, चैनल पे जाएंगे आप तो वहाँ पे सारे ऑप्शन होते हैं ना, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी टैब वगैरह, तो वहाँ पर आप कम्युनिटी टैब को चेक करते रहा करें। मैं विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें चेक करते रहा करें। बीच बीच में वीडियो नहीं आती है तो उसका रीज़न मैं बता देता हूँ क्यों नहीं आ रही है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो, आप किसी भी बुक का सहारा लेकर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर एक बुक में ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। आपको बस तरीके आने चाहिए। तो तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप चाहे जो भी बुक यूज़ कर रहे हो आप उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नहीं निकलता है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मुझे क्वेश्चन को सेंड करो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक जो NCERT किताब है इसमें जो हर एक क्वेश्चन अलग अलग दिया जाता है, ठीक है, तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको आप ज़रूर करो। क्योंकि बच्चों देखिए, होता क्या है कि शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती, हमें मेहनत की रोटी कमाना सिखाती है, ठीक है। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है, यह हमें मेहनत की रोटी कमाना सिखाती है। आप जो अभी पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर जब बड़े बनेंगे ना, तो आप अपनी शिक्षा के बलबूते ही कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए अब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, अंश और हर के हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है और हमें भिन्न निकालनी है। तो आप यहाँ पे क्लियर 2 तरीके से मान सकते हैं। देखिए, आपकी मर्जी है, कोई आपको यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ पर आप 2 तरीके से मान सकते हैं। आप मान सकते हैं कि माना, देखो क्या निकालना है, भिन्न। तो आपको मैंने जो तरीका बताया कि जो निकालना हो उसको मानो ज्यादातर केसेस में। तो आप क्या मानेंगे, माना भिन्न क्या है, भिन्न आपकी है x/y। x/y क्या है, भिन्न। आप भिन्न अगर पढ़ते आए हैं अभी तक तो आपको पता है कि इसको हम बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश, और इसको हम बोलते हैं हर, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, लेकिन जब पेपर में पूछा जाए तब आप ऐसे नहीं लिखेंगे। और कोई बात नहीं, लिख दोगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर जो होता है वो अंश, नीचे जो होता है हर, यानी ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। अब हमसे बात की जा रही है कि अंश और हर में कुछ कुछ जोड़ा जा रहा है। 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में दोनों में ही 2 जोड़ा जा रहा है, दूसरी सिचुएशन में दोनों में ही 3 जोड़ा जा रहा है। तो वही केस फर्स्ट या प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त हमारी क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, ये रही भिन्न, अंश में भी 2 जोड़ दिया बटे हर में भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न का मान क्या हो गया बच्चों, भिन्न का मान हो गया 9/11। यहां से बच्चों बनाएंगे हम समीकरण, ठीक है। तो 11 का गुणा करो तो 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। तो बच्चों हमें मिला 11x बराबर 9y + 18 - 22, क्योंकि ये 22 हमने उधर भेज दिया। 11x बराबर मिला 9y। देखो, मैं 9y को इधर ला के समीकरण क्यों नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रतिस्थापन विधि लगानी है, मुझे सिर्फ x का मान y के पद में निकालना है। तो यहां बचा -4। तो बच्चों x बराबर आया निकल के 9y - 4 बटे में कितना, 11। ये 11 यहाँ पे बटे में आ गया। ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे ही समीकरण आप 2 देखेंगे, देखो कैसे आता है। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त बच्चों क्या है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 3 जोड़ दो बटे हर में भी 3 जोड़ दो, तो भिन्न का मान जो है वो 5/6 हो जाता है। 5/6, तो 5 ऊपर 6 नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणन या कैंची गुणा, तो 6x + 6 तिया 18 बराबर 5y + 5 तिया 15। अब आपको क्या करना है, पहले तो एक बार इसको सॉल्व कर लो, फिर उठा के ये वाला मान रखेंगे हम। तो 6x + 18 को उधर ले जाओ बच्चों, 5y + 15 - 18। 6x
बराबर, देखो और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को, यहां से ही थोड़ा सा अलग कर देते हैं। 6x 5y को हम इधर ले आए तो हो गया माइनस का 5y, और इधर बचा प्लस का 15, और ये 18 उधर गया तो हो गया माइनस का 18। इतना आप समझ सकते हैं। सिर्फ 5y को इधर लाए हैं तो माइनस 5y, और इस 18 को उधर ले गए तो माइनस का 18, चिन्ह बदल गया बस। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहां पर एक और स्टेप सॉल्व करना है। 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ठीक है, इतना क्लियर। अब बच्चों आगे x का ये मान उठाकर इसमें रख दो, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर आपने क्या किया, x का ये पूरा मान उठा के यहां रखा। तो ऐसा क्वेश्चन हम एक सॉल्व कर चुके हैं। ऐसा वाला मान रखते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, यानी 6 और फिर x की जगह रखेंगे क्या, 9/-4, 9/-4 बटे में 11, और हमारा यहां पे है माइनस का 5y। ठीक है बच्चों, यहां है माइनस का 5y और बराबर में माइनस का 3। अब बच्चों इसको इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो 6 का अंदर गुणा कर दो तो 6 निम्मा 54 बाई माइनस 6 चौके 24 बटे कितना 11। अब हमने क्या किया, लिख दिया माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब देखो यहां लासा लोगे तो नीचे आएगा 11, 11 एकन 11, एक का गुणा इसमें पूरे में करेंगे, पूरे ब्रैकेट में, तो आएगा 54 भाई एक का गुणा कर रहे हैं ना तो सेम संख्या आ जाएगी, आ गई। जब यहां पर इसके बटे में 1 मानोगे तो 1 का भाग 11 में, तो 11 बार भाग जाएगा, और 11 का गुणा 5 में, तो माइनस का 55 y बराबर माइनस का 3। अब देखो बच्चों यहां ध्यान से कि ये बचा है आपका, यहां पे कितना बचा है, देखिए ये बड़ा है तो माइनस का y बचा है, माइनस का 24 बचा है, बटे में कितना 11 बचा है। ठीक है, और बराबर में बचा है माइनस का 3। बेसिक से आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, कहीं गलती नहीं आएगी। ठीक है, इसके बटे में 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस y माइनस 24 ये आ गया, क्योंकि 1 में गुणा होगा ऐसे नीचे, और यहां बराबर में आएगा 11 तिया माइनस का 33। तो बच्चों माइनस y बराबर क्या आया, माइनस 33, और ये 24 उधर गया तो प्लस 24, तो माइनस y बराबर कितना आया, माइनस का 7 नहीं 9, कितना आया 9 आया माइनस का। तो भाई माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, y बराबर 9 बचा है। देख लो सिंपल सा है ना, y बराबर कितना बचा, 9 बचा है। अब y का मान वापस से यहां रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो एक बार समीकरण 1 को लिखेंगे, x बराबर 9/-4 बटे 11, 9/-4 बटे 11। अब बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज इट। यहाँ पे आप पॉज कर लो वीडियो को ताकि आप नोट कर सको, और मैं यहाँ पे मिटाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप पीछे अगर पॉज नहीं कर पाए हो तो पीछे जब मैं बोल रहा था तब पॉज कर लो, रिवाइंड कर लो वीडियो को, बैक कर लो 10 सेकेंड है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आप y की जगह 9 रखेंगे तो आपका आएगा x बराबर 9 × 9 माइनस का 4 बटे 11, तो आपका आएगा x बराबर 9 निम 81 माइनस 4 बटे 11, तो x बराबर आएगा कितना 77 बटे 11, 11 से काटा 11 सत्ते 77, x बराबर 7। तो यह आ गया आपका x का भी मान। तो हमें भिन्न निकालनी थी, अतः भिन्न हमारी क्या आएगी बच्चों, भिन्न थी x बटे y, तो x आया 7 और y वहां निकला था 9, तो हमारा आंसर आ गया 7/9, ये हमारी भिन्न आ गई। उम्मीद है बच्चों आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अगर सवाल समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये एक्सरसाइज 3.3 का भी आखिरी प्रश्न है। इसको करने से पहले 2-4 बातें समझ लेते हैं। देखिए आपको अगर हमारे प्रश्न समझ में आए हैं
तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं। तो एक बार जरूर बताएं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। कहीं भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और बच्चों, अगर आप अपना सपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ये जो पसीना मैं बहा रहा हूँ, इस मेहनत का थोड़ा बहुत फल तो दें, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहां लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद हो जाएगी। तो आयु वाले क्वेश्चन में आपको यह जरूर समझना होता है कि कब बाद बोला गया है, कब पूर्व बोला गया है। देखो कुछ शब्द होते हैं बाद है, बाद को ही लिखा देखा होगा आपने पश्चात, ठीक है। दोनों का मतलब वही होता है, बाद में पश्चात, ठीक है, पूर्व, और इसी को लिखा जाता है पहले, ठीक है। तो जब भी बाद बोला जाए तो आप जो वर्तमान आयु मानोगे है उसमें उतने वर्ष प्लस कर दो, ठीक है। और जो आप पूर्व बोला जाए तो आप जो वर्तमान आयु मानोगे उसमें उतने वर्ष माइनस कर दो, जितने वर्ष की बात हो रही हो। जैसे आप इस क्वेश्चन में समझ जाएंगे, अभी देखो मैं करवाऊंगा तब आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। यहां भी हमें बच्चों देखिए 2 स्टेटमेंट, 2 कथन दिए गए हैं। 5 वर्ष बाद की बात की गई है, आयु कितने गुना थी अपने पुत्र की, 3 गुना हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 7 गुना थी, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट है, 2 समीकरण बनेंगे हमारे यहाँ पे। उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी मतलब दोनों की पूछी गई है, पुत्र की और जैकब के पुत्र की और जैकब की खुद की। तो भाई जो नाम पहले लिखा हो, जैकब की आयु, जो नाम पहले लिखा हो उसी को आप पहले माने। तो यहां पे लिखेंगे माना जैकब की आयु। अच्छा, मेरी हैंडराइटिंग अगर आपको समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो कि समझ में आ रही है। वो थोड़ा ऊपर पड़ जाता है तो वहां थोड़ा तिरछा हो जाता है, यहां पे नहीं होगा। हमने माना जैकब की आयु x वर्ष है, कितनी मानी, आयु नहीं मानेंगे असल में। देखो आप इसको भी लिखने का तरीका सीखो, ठीक है। यहां पर हम मानेंगे जैकब की, क्या मानेंगे, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान यानी प्रेजेंट, ठीक है, अभी इस समय प्रेजेंट। तो वर्तमान आयु हमने मान ली क्या, x वर्ष, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने यहां पे माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान ली बच्चों यहां पर y वर्ष, ठीक है। ये क्या है, ये y है, सही से बना देता हूं, y वर्ष। अब हम यहाँ पे प्रश्न शुरू कर रहे हैं। अब देखो, अब 2-3 तरीके से आप कहीं और जगह देखे होंगे तो वहां शॉर्टकट में करा दिया होगा। मैं शॉर्टकट में बिल्कुल नहीं कराने वाला, मैं आपको एक एक स्टेप बता के करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कहा गया है सबसे पहले स्टेटमेंट में कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको 3 गुना करने से पहले 5 वर्ष बाद दोनों की आयु पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद। यहां पे जो आपको कंडीशन दी गई है वो 5 वर्ष बाद की आयु में दी गई है, ना कि प्रेजेंट एज में। वर्तमान आयु में तो कंडीशन दी नहीं गई, आपको 5 वर्ष बाद की आयु में कंडीशन दी गई है। तो पहले आपको 5 वर्ष बाद की आयु निकालनी पड़ेगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है। अब देखो बच्चों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी, अभी वह x साल का है, तो 5 साल बाद 5 साल बढ़ जाएंगे ना, इसीलिए मैंने लिखा था कि जब भी बाद लिखा हो, पश्चात लिखा हो, तो उतने वर्ष ऐड कर दो, वर्तमान आयु में उतने वर्ष ऐड कर दो, यानी x + 5 वर्ष हो जाएगी उसकी आयु 5 साल के बाद। 5 साल बड़ा हो जाएगा वो, है ना। इसी प्रकार 5 वर्ष, आप पूरा लिखना, मैं यहां पे शॉर्टकट कर रहा हूं। 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु तो हमारी कितनी हो जाएगी, अभी हमने y मानी है तो y + 5 वर्ष हो जाएगी। ओके बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे लगाएंगे केस फर्स्ट, प्रथम शर्ता अनुसार। अब लगाएंगे हम प्रथम शर्ता अनुसार। बच्चों पहली शर्त यहां पे क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, आयु से 3 गुना हो जाएगी। कौन, देखो अब सिंपल सा तरीका आना चाहिए आपको लगाने का। आपको क्या करना है, आपको दोनों ही आयु बराबर में लिखनी है, ठीक है। आपको दोनों ही आयु यहां बराबर में लिखनी है। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों
आपने बराबर में लिख ली। उसके बाद आपको कंडीशन पढ़नी है ध्यान से कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। भाई जैकब की आयु ये है, पुत्र की आयु ये है, तो जैकब की आयु 3 गुना होगी अपने पुत्र की आयु की। तो आप ऐसा ना करें कि कहीं इसमें गुणा कर दें 3 का, ना, जैकब बड़ा है तो बराबर करने के लिए छोटी वाली संख्या में गुणा करोगे ना, पुत्र छोटा है, ऐसे सोचा करो कि जैकब तो बड़ा है भैया, तो जैकब की आयु में 3 का गुणा कर देंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, तो बराबर थोड़ी होंगे ये, पुत्र की आयु की 3 गुना होगी, तो पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर दिया हमने। अब बनाएंगे समीकरण, तो हो गया x + 5 बराबर 3/5 दिया 15, तो x बराबर 3 + 15 और ये 5 उधर गया तो माइनस का 5, तो x बराबर मिला 3 प्लस का 10, समीकरण 1। हम चाहते तो बाई वाले पद को इधर लाके समीकरण बना सकते थे, बट हमें प्रतिस्थापन विधि लगानी है, तो हमेशा एक चर में ही मान निकाल रहे हैं हम, x की वैल्यू निकाल रहे हैं y के पदों में। ठीक है बच्चों, अब देखो आप इसको इतने को नोट कर लो। ठीक है, यहां पे मैं क्या करता हूं, समीकरण लिख देता हूं, x बराबर 3y + 10, ये समीकरण 1 है। हम मिटा के अब दोबारा करेंगे इसको दूसरी वाली शर्त के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आप इसको इतना नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप नोट कर लेना आराम से। अब देखो हमें बदलना कितना है, हमें बदलना है यहां पर देखिए 5 वर्ष पूर्व। अब बाद की जगह क्या लिखना है, सिर्फ लिखना है पूर्व, तो यहां बदल जाएगा, ये पूरा मिटा दो। ठीक है बच्चों, ये वाला नहीं लिखना है, अब आपको यहां से शुरू करना है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ 5 वर्ष पहले। जैकब की आयु कितनी थी भाई, अभी अगर x वर्ष है, मान लो आप अभी 10 वर्ष के हो, तो 5 साल पहले कितने हो गए आप, 5 साल पहले आप 5 ही वर्ष के तो हो गए, उतनी सालें कम हो जाती हैं। मान लो अभी आप 12 वर्ष के हो, तो 5 साल पहले कितने हो गए, 7 वर्ष के भाई, तभी तो अब 12 वर्ष के हुए ना 5 साल बाद। तो यहां पर आप समझ गए ना कि जो वर्तमान आयु है उसमें से हमें घटाना है 5 को। तो वही मैंने बोला था कि अगर पूर्व की बात हो, पहले की बात हो, तो आप वर्तमान आयु में से उतने साल घटा देंगे, तो अब जैकब जो है इतने वर्ष का होगा। ठीक है, इसी प्रकार उसका पुत्र इतने वर्ष का होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर हमने 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन लिख ली। अब हम द्वितीय शर्त लगाएंगे, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त बच्चों यहां पे क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु, फिर से हमें दोनों को बराबर में लिखना होता है, हैं? हम दोनों को लिखते हैं किसमें, बराबर में। अब ये देखना है आपको, पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो पुत्र की आयु ये वाली है, तो इसमें 7 का गुणा कर दिया। यहां से दूसरा समीकरण बनाओ, x - 5 बराबर 7/-5 × 35। तो x माइनस, तो आप माइनस क्या करो, आप एक काम करो, x के बराबर में ही निकाल लो 7/, ठीक है, -35 + 5, ये 5 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो x बराबर 7/-30, इनको सॉल्व किया तो -30 आ गया, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखो कितनी जल्दी इनको सॉल्व करते हैं। अब यहां पे आप नोट कर लो, मैं दोनों समीकरण यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, x - 7y बराबर 30 है, इसको इतना नोट कर लो। ठीक है, ये याद रखना कि हमने जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मानी है और जैकब के पुत्र की y वर्ष मानी है। तो हमारे पास बच्चों जो समीकरण निकल के आए थे x, देखिए अब आपको ये लिखना नहीं है, मैं अपनी जानकारी के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैं चलो अपनी जानकारी के लिए भी नहीं लिखता हूं, यहां पे मैं सीधा लिखता हूं कि समीकरण 1 से, जो कि वो लिखा है 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमने क्या किया, हमने समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दिया। तो देखो बच्चों, समीकरण 2 हमें पहले लिखना पड़ेगा, x बराबर 7y - का 30। समीकरण 1 से मान रखा यहां पर, ये रहा समीकरण 1, x बराबर 3y + 10, तो x का क्या हो गया 3y
प्लस 10 बराबर 7y माइनस 30। अब आप 3y को उधर ले गए और 30 को इधर लाए तो हो गया 10 प्लस 30। 30 जब इधर आया तो प्लस का हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है हमें, 7y माइनस 3y। भाई 3y को उधर ले गए तो माइनस हो गया, तो यहां हो गया 40 बराबर 4y। या आप बराबर में हैं दोनों चीज तो 4y को इधर भी लिख सकते हैं, 4y बराबर कितना 40। ठीक है बच्चों, ये हो गया 4y बराबर 40। ओके, यहां से हम y का जब मान निकालेंगे तो आएगा 40 बटे कितना 4, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 धाई 40। तो y बराबर तो हमें मिल गया कितना 10 वर्ष, यानी जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु मिल गई 10 वर्ष। अब चलिए जैकब की भी आयु निकाल लेते हैं। तो जैकब की आयु निकालने के लिए y का मान, आपने जो दोनों समीकरण लिखे हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2, दोनों में से किसी में भी रख दो, ठीक है। ये समीकरण 2 था, ये 1 था, इतना x के बराबर में, तो चलो मैं लिख देता हूं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, थोड़ा दूसरा मार्कर ले लेता हूं, कम दिख रहा होगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई समीकरण 1 आपका है, समीकरण 1 क्या था बच्चों, समीकरण 1 आपने लिखा होगा, मैंने मिटा दिया है, x बराबर 3y प्लस 10, ये था समीकरण 1। y का मान निकला 10, तो आप यहां रख दो x बराबर 3 गुणा 10 प्लस 10, y की जगह 10 लिख दिया। x बराबर 30 प्लस 10, x बराबर 40 वर्ष। कितनी आई 40 वर्ष। अब हमने क्या माना था, जैकब की वर्तमान आयु मानी थी x, तो हम लिखेंगे आंसर, अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी निकली 40 वर्ष। कितनी निकली 40 वर्ष। और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी आई बच्चों, ये आई थी 10 वर्ष। y का मान कितना आया था 10, ये हमने x माना था, नीचे वाला y माना था, तो ये ऐसे हमारे आंसर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे आज की वीडियो में कराए हुए। तो बच्चों चलिए, क्वेश्चन तो आपको समझ में आए हैं, मेरी थोड़ी 2-4 बातें भी आप लोग समझ लें। तो देखिए बच्चों, अगर आपको आज की वीडियो में कराए गए सवाल सभी अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको सवाल समझ में आए हैं। अगर किसी भी सवाल में डाउट है उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अपने क्वेश्चन को, किसी भी दूसरी बुक के क्वेश्चन को आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, आप जरूर कीजिएगा, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कोई किसी भी सवाल को पूछने में। तो चलिए बच्चों, अब हम अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।